नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। हरियाणा में रुझानों में योगी फैक्टर का एक अलग ही दम देखने को मिला है। सीएम योगी के आक्रामक प्रचार ने हरियाणा में तस्वीर बदली है। विपक्ष के जातिवादी एजेंडे पर योगी का सनातनी एजेंडा भारी पड़ा है। हरियाणा में विपक्ष के जातिवादी एजेंडे की हवा निकलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बढ़त विपक्ष के लिए एक बड़ा सबक साबित हो रही है। तो लगातार जो रुझान है वो सामने आते जा रहे हैं और हरियाणा में एक बड़ा फेरबदल, यानी कि जिस तरह से एग्जिट पोल और तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे वो इस वक्त बदलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की बढ़त विपक्ष के लिए एक बड़ा सबक साबित हो रही है और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो देखा जाए, योगी फैक्टर का दम अलग से ही हरियाणा के रुझानों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सीएम योगी के आक्रामक प्रचार ने हरियाणा की तस्वीर बदली है। विपक्ष के जातिवादी एजेंडे पर योगी का सनातनी एजेंडा भारी पड़ा है और यही वजह है कि हरियाणा में विपक्ष के जातिवादी एजेंडे की हवा इस वक्त शुरुआती रुझानों में निकलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बढ़त विपक्ष के लिए एक बड़ा सबक के तौर पर साबित हो रही है, क्योंकि फिलहाल जो हरियाणा में 49 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और इसके अलावा कांग्रेस जो कि शुरुआती रुझानों में आगे चल रही थी, फिलहाल कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। तो आज चूंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतगणना लगातार जारी है और ऐसे में जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें हरियाणा में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और साफ तौर पर ये दर्शाता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातनी एजेंडे को हावी करते हुए अपनी बात रखी थी, वो जनता तक आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं, इसलिए अपराधियों के झांसे में आने से पहले अपने परिचित को खुद कॉल करके पुष्टि जरूर करें। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं, जिस आक्रामक अंदाज में प्रचार किया, ऐसे में हरियाणा चुनाव की जो तस्वीर वो एक अलग ही नतीजा देती हुई नजर आ रही है। विपक्ष के जातिवादी एजेंडे पर योगी का सनातनी एजेंडा भारी रहा। हरियाणा में विपक्ष की जातिवादी एजेंडे जब नेचर की शक्ति हो साथ तो टूटना मना। इस वैश्विक व्यापार पे इंटरनेशनल ट्रेड शो तो अब बाल और चलिए अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे मैं परिचय करवा देती हूँ आपका। स्वाति तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर रोहित सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी से। रविंद्र पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, माफ कीजिएगा। मुन्ना खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस से। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत स्वाति जी आपके साथ करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार पहले एग्जिट पोल आए और शुरुआती रुझान आए, लेकिन इसके बाद अब जो गेम है वो हरियाणा में बदलता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती रुझानों की और बदलती तस्वीरों का किस तरह से विश्लेषण आप करेंगी? बिल्कुल, जो शुरुआती रुझान दिखा रहे थे कांग्रेस के पक्ष में, वो पाला जो है वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है और लगभग 12 बजने वाले हैं और मुझे लगता है कि इस समय में अगर कोई ट्रेंड जो 45-50 मिनट्स तक जो है वो सस्टेन किए रहता है तो अंतिम परिणाम जो है वो उसी के अनुसार होते हैं। तो हम अभी एक बहुत निश्चित नतीजे की ओर बढ़ सकते हैं कि हरियाणा में तो भाजपा आ रही है। ये विश्लेषण की बात आपने कही, मैं एक बात जो है वो हम बार बार मिस कर जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जिक्र जो है वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। जिस अरविंद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने के बाद जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी जेजेपी के साथ मिल करके इस चुनाव को लड़ने का दम भर रही थी और जीतने का दावा कर रही थी, सहानुभूति भी बटोरने की पूरी कोशिश कर रही थी, उस दावे की तो पूरी तरह से हवा निकलती हुई दिख रही है। हमें इस पूरे प्रक्रिया को इस तरह से भी समझना पड़ेगा कि लोकसभा में जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गलबहियां करके संविधान बचाने के लिए भारत की सड़कों पर उतरे थे, हरियाणा में तो दिख गया कि ये क्या संविधान बचाने
कि चाह रहे थे या ये सत्ता बचाना चाह रहे थे। अब दिल्ली में भी क्या करने वाले हैं, ये हरियाणा का जो रिजल्ट है इसका एक बहुत भारी प्रभाव जो है वो देखने को यानी कि एक बहुत बड़ा संदेश आप बहुत दिल्ली के लिए भी कह रही हैं, हरियाणा के जो नतीजे रहने वाले हैं। ठीक है, मुन्ना खान जी भी जुड़े हुए हैं, मुन्ना खान जी से समझ लेते हैं। मुन्ना जी, जलेबियां भी मंगवा ली गई थी, जश्न की तस्वीरें भी देख ली गई, लेकिन हरियाणा में तस्वीर तो एकदम कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। देखिए, रुझानों का दौर है। जिस तरीके से मैं लगभग 7 बजे से टीवी चैनलों पे बैठता आ रहा हूँ, 74 सीट से प्लस रुझानों में कांग्रेस आगे थी, फिर थोड़ी पीछे हुई, फिर आगे हुई, अब थोड़ी और पीछे चल रही है। तो 1.5-2 घंटे का समय है, वो आपको दृश्य जो है वो साफ हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा चुनाव 3 मुद्दों पे लड़ा गया, जवान, किसान और पहलवान। ये तीनों मुद्दे हरियाणा में हावी रहे। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि सनातनी धर्म का जो मुद्दा था वहां गहराया। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं समझता हूँ हरियाणा एक शिक्षित राज्य है, जहां युवा काफी बेरोजगार है, जहां पहलवानों पे अत्याचार हुए और किसानों की आय दुगुनी करने वाले लोग वहां शकल भी नहीं दिखाए, प्रचार तक नहीं किया। तो किसान की जो यथा स्थिति थी, जिस तरीके से किसान को खेती के लिए पोटास, यूरिया, डीएपी, ये सारी सामग्री की जरूरत होती है, सारे खाद की जरूरत होती है, और ये सब खाद लाइनों से लग करके मिलते थे और ब्लैकमेल होता था। इस पे आपको डीएपी चाहिए, 150 रुपए बोरी की खाद वो 250 रुपए, 300 रुपए में दिए जा रहे हैं। जी ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, मुन्ना जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। रोहित सक्सेना जी का रुख करूंगी। रोहित जी, अभी मुन्ना जी तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है और उनका मानना यही है कि ये अभी रुझान है, लेकिन आगे स्थिति बदल सकती है और कांग्रेस ही सरकार बनाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको मुझे लगता है सही कर दूं। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग कह रहे थे कि 1.5 घंटे के बाद ये कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी पे दिखेंगे नहीं, शायद वो 1.5 घंटे भी बर्दाश्त नहीं करता, उससे पहले से बात हो जाए। तो थोड़ा सा टेक्निकली कोई इश्यू नहीं था। ये चलन अब लगभग सारे चैनलों पे होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, नहीं, रोहित जी वापस आ गए मुन्ना जी, वो टेक्निकल इशू ही था। तो स्वार्थ की राजनीति अगर आपको सीखनी है तो कांग्रेस से सीखनी हो। आप सोचिए, एक बच्ची विनेश फोगाट जो देश के लिए आगामी ओलंपिक्स में मेडल जीत सकती थी, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, वर्ल्ड कप में मेडल जीत सकती थी, उसको ये लोग स्वार्थ की राजनीति के तहत जब वो संन्यास की घोषणा कर रही थी तो उसको पार्टी में ले आए, उसके सहारे उसको उसके कंधे पे बंदूक लगा कर रख के चलाने की कोशिश करने लगे कि हम इसके सहारे बेड़ा पार कर दें। आज वो बच्ची, मुझे लगता है, जो पहलवान है, हमारी बेटी है देश की, वो पीछे चल रही है। अगर वो हार गई तो आप सोचिए उसके भविष्य का क्या। अगर आप चाहते तो उस बच्चे को ये कन्विंस कर सकते थे कि नहीं, आपकी जरूरत देश को मेडल के लिए है, आप जाइए, खेलिए और देश को मेडल देगी। लेकिन स्वार्थ का है, जो बता रहे जवान, किसान, पहलवान, स्वार्थ का इन्होंने इसका सहारा लिया। ये चाहे किसानों के साथ हो, चाहे ये जवानों के साथ हो, और चाहे ये पहलवानों के साथ। अगर आप सही मायने में उसके पक्षधर होते, और आपको याद होगा आपके चैनल पे मैंने ये बात कही थी कि कांग्रेस को इस समय इनिशिएटिव लेना चाहिए, जैसे सारा देश कह रहा है कि आप जाइए, खेलों में वापस जाइए, संन्यास मत लीजिए। 3 दिन पहले महावीर जी का हम लोगों ने स्टेटमेंट सुना था। इसी पर कुछ प्रतिक्रिया मुन्ना जी भी देने जा रहे हैं। मुन्ना जी, ठीक है, इस पर प्रतिक्रिया सुन लेते हैं और उसके बाद फिर हमारे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे कश्मीर पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, ठीक है जी। मुन्ना जी कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, उस टाइम, उस वक्त इसके मुंह में दही जम गया जब जंतर मंतर पे उन्हीं बेटियों के साथ अमित शाह के पुलिस के द्वारा उनको जूतों से रौंदा गया, इनके मुंह में दही जम गया, जो जिसके लिए पूरी सरकार खामोश थी। मैं काउंटर करूंगा, ये आप लोगों का पुराना चलन रहा है मुन्ना खान जी। जब बेटियों ने, पहलवानों ने वहां प्रदर्शन किया, आप सुनिए पहले मेरी बात, जब वहां बेटियों ने प्रदर्शन किया तो आपको मैं जानकारी अपडेट कर दूं। मुझे लगता है खेलों से कोई लेना देना नहीं है, मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, कई खेल संघों का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। आप पहले सुन लीजिए, आपकी जानकारी को मैं दुरुस्त कर दूं। जब पहलवान वहां पर बैठे धरना प्रदर्शन के लिए, तो जो सरकार है, सरकार ने तुरंत इनिशिएटिव लेते हुए ब्रजभूषण
संघ के सारे अधिकार अध्यक्ष के रूप में छीन लिए और आप लोग बेटियों को बैठा रहे कि उनको बैकअप देते रहे कि कुश्ती संघ के इलेक्शन कराइए। कुश्ती संघ के इलेक्शन से आरोपों का क्या लेना देना था? ये दिखाता है आपने वहां भी राजनीति कर दिया। तो कम से कम कुछ चीजों में राजनीति करना छोड़ दीजिए, वरना अभी आप जैसे जैसे समझते चले जा रहे हैं और आपके नेता विदेशों में छुट्टियां मना रहे हैं। आप सब पहलवानों का जो मुद्दा रहा है वो आज का मुद्दा नहीं, पिछले 2 सालों से ये पहलवानों के मुद्दे को जिस तरह से धार दिया जा रहा था, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो पहलवानों का मुद्दा रहा है वो कितना ज्यादा हरियाणा चुनावों में हावी रहा है और कितना असर उसका देखने को मिला है। दीपिका ये कहना 3 मुद्दों पे लड़ा था तो तीनों मुद्दे इनके खत्म हो गए और आज इस बात की ये वादा करे कि आज हार जाएंगे तो ईवीएम को दोषी नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने कहा ना 3 मुद्दे पर लड़ा सरकार बनाएंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो आज के बाद ईवीएम बेवफा नहीं होगी, आपके चैनल पे मान के जाएंगे। ये लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते। और जिस तरह से ये देश को गुमराह कर रहे हैं, मुझे 10 सेकंड और दे दिए दीपिका, मैं खत्म करूंगा। ये जिस तरह से स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, इन्होंने पहलवानों के मुद्दे को देश में कैश कराने की कोशिश करी। और आपको बताऊं, जिस दिन बच्चे बैठे थे प्रदर्शन पे, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में लिए गए थे। बिल्कुल, चूंकि रविंद्र जी भी इंतजार कर रहे हैं, मैं आप लोगों के पास लौटूंगी। मुन्ना जी आपकी भी बात सुनी जाएगी, लेकिन रविंद्र जी से पहले समझ लेते हैं। मुन्ना जी आपको भी प्रॉपर समय दिया जाएगा, पहले रविंद्र जी की बात सुन लेते हैं। रविंद्र जी, चूंकि देखिए आज जम्मू कश्मीर की भी मतगणना हो रही है, जो मैंडेट जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया है उसको भी सभी लोग देख रहे हैं। जरा आपसे समझना चाहेंगे कि इस बार कश्मीर के जो हालात रहे हैं वो इन चुनाव में किस तरह से, चूंकि 10 साल का लंबा इंतजार जम्मू कश्मीर की जनता ने इन चुनावों के लिए किया है। मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि कश्मीर के हालात बहुत सुधरे हैं, हवा बदली है। जिस एटमॉस्फेयर में ये इलेक्शन हुए हैं, तो हम कोई भी इसमें वो टिप्पणी ना करे, कोई नेगेटिव बात ना करे कि यहाँ धांधली हुई, यहाँ ऐसे हुआ, वहाँ गड़बड़ हुई, ऐसे। बड़ा फ्री एंड फेयर पोल रहा है, बिना वायलेंस के। एक जगह भी कोई पथराव नहीं, कोई गोली नहीं चली। तो बिल्कुल सही मानों में अब अगर हमें ये देखना है कि अगर कोई पार्टी उभर के आई है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, अभी मुझे नहीं दिख रहा है बीजेपी आ रही है, अभी मुझे भी लग रहा है अभी एनसी आ रही है। तो जो रुझान है, बाकी अभी 2 घंटे बाद पता चलेगा क्लियर पिक्चर। तो एनसी कांग्रेस ही बनाएगी, पर कांग्रेस का क्या रोल है उसमें जब उनकी 6 सीटें मात्र है। ये तो बेसिकली हमें मानना पड़ेगा कि जो पुरानी पार्टी वहाँ रीजनल पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वही सरकार बनाएगी, उन्हीं के मुद्दे चलेंगे। कांग्रेस ने भले उनका प्री पोल साथ दिया था, मुझे लगता है अब नहीं वो लेंगे, आफ्टर पोल वो नहीं लेंगे, मुझे लग रहा है। तो सरकार बनेगी, ठीक है, हम देखेंगे वो कैसे चलाएंगे। हमारे एलजीबी वहां बैठे, केंद्र में सरकार बैठी, बीजेपी की, देखेंगे दोनों का क्या तालमेल रहेगा। कुल मिला के एक डेवलपमेंट होनी चाहिए, वायलेंस फ्री स्टेट रहे। और जिस तरह से ये विक्ट्री है, मैं मानता हूँ, ये एग्जिट पोल्स भी आप छोड़िए, तो दुबई से भी बनते हैं, अमेरिका से भी बनते हैं कांग्रेस के लिए, वो सब छोड़िए। पर जो मेन मुद्दा है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, 60% का इलेक्शन, ये बिल्कुल तमाचा है उन जो हमारे पड़ोसी मुल्कों के लिए जो नहीं चाह रहे थे यहाँ पे फ्री फेयर इलेक्शन हो। बहुत आतंकवाद की उन्होंने कोशिश करी बढ़ावा देने की, पर नहीं हुआ। लोग सामने आए, वोटिंग हुई, और आज दिख रहा है क्लियरली कि वही रीजनल पार्टी जीत गई जो सबसे पुरानी है वहां पे। तो इस करके भारत का पक्ष जो है, हमारे देश का पक्ष क्लियर रहना चाहिए इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल फोरम्स पे। ये हमारा कोई डेमोक्रेसी में कोई मुदाखलत नहीं है, डेमोक्रेसी हैज वन। और वो आज दिखाया J&K ने कि डेमोक्रेसी की ही जीत हुई है। तो बीजेपी अब दूसरी लार्जेस्ट पार्टी रहे, हमारे रविंद्र रैना जी पीछे चल रहे हैं, मुझे लगता है वो जीत जाएंगे। मुझे अभी भी यकीन है कि गुरेज की सीट हम बीजेपी वाले जो है बड़े फैक्टर्स की अगर बात करते हैं रविंद्र जी, जम्मू कश्मीर के चुनाव में कोई पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि गुरेज की सीट जीतनी चाहिए, श्रीगुफवारा की सीट जीतनी चाहिए बीजेपी को, जो पुलवामा में है। तो वहां बड़ी टक्कर रहेगी एक्सट्रीमिस्ट हार के, जो मैंने पहले भी बताया कि आपके अफजल गुरु के भाई कहीं उठे थे, कहीं जमात इस्लामी के बहुत सारे कैंडिडेट्स उठे थे, उनकी हार हुई है, जीत हुई है लोकतंत्र की, लोकतांत्रिक पार्टी। और जरूरी भी यही है, और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है, सबसे बड़ी हार फ्री और फेयर इलेक्शन का यहाँ देखना पड़े। सबसे बड़ा लॉस पीडीपी का हुआ, और इल्तिजा मुफ्ती ने अभी स्टेटमेंट जारी किया है, शी हैज कंसीडर्ड द डिफीट।
उसमें कोई दो राय नहीं है। पीडीपी का लॉस हुआ, वो वोट शेयर जो है एनसी को गया। ठीक है जी। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है रविंद्र जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ये एक बड़ा संदेश न सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया में बल्कि उन देशों के लिए भी है जो हाथ लगाए हमारे देश में अंतर कला कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। मुन्ना खान जी कुछ अपनी बात पूरी करना चाह रहे थे। मुन्ना जी अपनी बात रखिए। देखिए, कोई भी दल भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहा। कोई भी दल, जैसे कांग्रेस है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी के 5 सिस्टम से लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के मसल से, पावर से, पैसे से, मीडिया से, मशीन से। तो हमारी लड़ाई 6 से है। और उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी बहुमत से सरकार बनाती है तो मैं समझता हूं तमाचा है उन लोगों पे जो नफरती की बात करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, जो बात बार बार सनातन पे, हिंदू पे, शमशान पे, कब्रिस्तान पे, पाकिस्तान पे, इस तरीके की बातों पे, जिस तरीके से चुनाव के दौरान विकास का एक भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं कहा गया। भारतीय जनता पार्टी बताएगी जो पुराने मैनिफेस्टो में। अच्छा, कांग्रेस ने किन मुद्दों पर हरियाणा में चुनाव लड़ा? ठीक है मुन्ना जी, आप 4 मुद्दे बता दीजिए, किन मुद्दों पर हरियाणा ने चुनाव लड़ा? हरियाणा में बिल्कुल हमने लड़ा, जवान, पहलवान, किसान, महिलाएं। मैं ये लड़ा कि जो 10 साल लगातार 2005 से 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार थी हुड्डा जी के नेतृत्व में, जो हमने विकास किया जवान का, जो किसान का, महिलाओं का जो सुरक्षा थी, महिलाओं की जो सुरक्षा थी, उन मुद्दों पे चुनाव लड़ा। हम घर घर जाकर के बूथ लेवल पे हमने ये पूछा कि बताइए 2005 से 2014 तक जो हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी वो बेहतर थी, या 10 साल से जो 2 बार मुख्यमंत्री बदलने वाले थे ये सरकार बेहतर थी? तो जवाब आया नहीं। 10 साल के शासनकाल में, चलिए ठीक है रोहित जी कुछ प्रतिक्रिया इस पर देना चाह रहे हैं। रोहित जी, और उसके बाद चूंकि स्वाति जी भी काफी देर से इंतजार कर रही हैं, संक्षेप में बात रखिएगा। मुन्ना खान जी ने कहा है कि यदि इनकी सरकार बनती तो तमाचा है, अगर नहीं बनता तो किसके मुंह पे तमाचा है? स्वीकार करेंगे आपके कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है, राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा है, प्रियंका गांधी के मुंह पर तमाचा है, सुप्रिया श्रीनाथ जिन्होंने कह दिया था यदि कांग्रेस भाजपा 20 सीट जीत जाएगी तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो मुझे लगता है आज का आज उनका नाम सोच लीजिएगा क्या रखना है, क्योंकि उन्होंने ये बात चैनल, राष्ट्रीय चैनल से कही थी अगर 20 सीट जीत जाएगी भाजपा तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। उनका नाम भी सोच के रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और हार जाएंगे तो किसके मुंह पे तमाचा है इसका भी जवाब दे दीजिए। 2 घंटे आप तसल्ली रखिए, 2 घंटे में दृश्य। अरे मैं 4 घंटे रख लूंगा, मैं 6 घंटे रख लूंगा। तमाचा किसके मुंह पे मानेंगे आप? राहुल, प्रियंका, कांग्रेस किसके मुंह पे मानेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष किसके मुंह पे मानेंगे? बताइए। मैं 6 घंटे रख लूंगा सब। इसलिए भाषा शैली का इस्तेमाल करने से पहले मुन्ना खान जी बहुत तहजीब से पेश आना चाहिए। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग मत किया करिए जो अगर आपको बाउंस बैक हो तो आप उसको बर्दाश्त न कर पाए। और इस बात को तैयार रहिएगा, और मैं इस चैनल पे बड़े दावे से कह रहा हूं, बड़े होशो हवास में कह रहा हूं, यदि आपने जिस तरह से कहा कि अगर कांग्रेस वहां सरकार बनाएगी तो इन लोगों के मुंह पे तमाचा है, मैं कह के जा रहा हूं यदि कांग्रेस नहीं बनाएगी तो राहुल के मुंह पे तमाचा है, प्रियंका के मुंह पे तमाचा है, खड़गे के मुंह पे तमाचा है, कांग्रेस के मुंह पे तमाचा है, आप सभी के मुंह पे तमाचा है। 100% कांग्रेस सरकार बना रही है और ये तमाचा नहीं बनाएगी तो ध्यान रखिएगा। अमित शाह पे और आप जैसे। चलिए ठीक है ये स्थिति अब से कुछ ही देर बाद साफ होगी कि किसकी सरकार बन रही है, लेकिन जो रुझान है उसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई फिलहाल के लिए नजर आ रही है। स्वाति जी, आ चुकी अभी जिस तरह से चर्चा हुई तमाम फैक्टर्स, जिस तरह से अभी मुन्ना खान जी ने भी गिनवाए, अभी हमें चूंकि लगातार हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं उसमें अलग अलग फैक्टर हमने देखा कि हरियाणा में कौन कौन से, चाहे बात पहलवानों की होती है या फिर किसानों की बात कर लेते हैं, इन सभी मुद्दों में आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जनता के बीच में क्या बड़ा मुद्दा रहा जिसके आधार पर हरियाणा की जनता ने मैंडेट दिया? 5 सेकंड में बता दूं, मैंने आपके चैनल पे कहा था कि भाजपा 50 सीटें कम से कम जीतेगी और 50 सीटों की बात हम पहुंच चुके। ठीक है स्वाति जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, जनता ने किसी और मुद्दे पे नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे वोटिंग की है। ये बात समझना होगा कि पहलवान का अर्थ सिर्फ विनेश फोगाट नहीं है। ये समझना होगा कि किसान का मतलब सिर्फ हरियाणा पंजाब के वो किसान नहीं है जो धन्ना सेठ हैं और जो एक पॉलिटिक्स के तहत एक चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।